क्या आपने कभी किसी फिल्म में ऐसा किरदार देखा है जो बिना ज्यादा शोर किए, बिना लंबी डायलॉग बाजी के पूरी कहानी पर छा जाए? धुरंधर में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, लेकिन फिर भी हर सीन के बाद एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, अक्षय खन्ना। इस फिल्म में उनका किरदार ऐसा है जो धीरे धीरे पर्दे पर उतरता है, लेकिन उतरते ही पूरी बाजी पलट देता है। एक एक नजर, एक एक ठहराव और एक एक फैसला इतना भारी पड़ता है कि बाकी सभी किरदार अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। कई सीन ऐसे हैं जहां कैमरा किसी और पर होता है, लेकिन असर सिर्फ अक्षय खन्ना की मौजूदगी का महसूस होता है। आखिर क्या है धुरंधर में अक्षय खन्ना का वो रोल जिसने दर्शकों को चुप करा दिया और आलोचकों को मजबूर कर दिया यह कहने पर कि उन्होंने सबको अकेले खा लिया? क्या यह उनकी अब तक की सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस है? और क्यों कहा जा रहा है कि यह किरदार लंबे समय तक याद रखा जाएगा? अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहानी का आखिरी मोड़ आपकी पूरी सोच बदल सकता है। 2012 का वह दौर था जब बॉलीवुड अपने सबसे तेज शोर में डूबा हुआ था। हर हफ्ते नई फिल्में, नए सितारे, नई सुर्खियां। लेकिन इसी कोलाहल के बीच एक अजीब सी खामोशी भी पनप रही थी। एक चेहरा धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो रहा था, अक्षय खन्ना। सवाल यह नहीं था कि वह कहां चले गए, असली सवाल यह था कि उन्होंने अचानक यूं पीछे हटने का फैसला क्यों किया। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जिस अभिनेता को इंडस्ट्री मोस्ट अंडरयूज्ड जेम कहती थी, उसने शोहरत, दौड़ और भीड़ से दूर रहना क्यों चुन लिया। यह कहानी वहीं से जन्म लेती है जहां एक करियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में वहीं से एक अलग तरह की शुरुआत होने वाली थी। फरवरी 2011 का वह इंटरव्यू, एक साधारण सी कुर्सी, कैमरे के सामने बैठा एक थका हुआ चेहरा। अक्षय खन्ना ने साफ कहा कि उन्हें शादी, बच्चे या किसी विरासत का मोह नहीं है। वह सामाजिक दबावों में जीना नहीं चाहते और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि एक टूटते हुए इंसान की स्वीकारोक्ति थे। एक ऐसे कलाकार की आवाज जो 11 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बोझ तले खुद को खोता जा रहा था। सिर के बाल जा चुके थे, आत्मविश्वास बिखर चुका था और अभिनय, जो कभी उसकी पहचान था, अब धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। लेकिन यहीं से असली सवाल जन्म लेता है। क्या अक्षय खन्ना सिर्फ असफल फिल्मों की वजह से गुमनाम हो गए थे, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसे उन्होंने कभी खुलकर दुनिया के सामने रखा ही नहीं? इंडस्ट्री में उनका नाम एक अजीब रहस्य बन चुका था। निर्देशक उन्हें जीनियस मानते थे, को स्टार उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहते थे और दर्शक उन्हें अंडररेटेड। फिर भी वही अभिनेता अचानक इंडस्ट्री से दूर चला गया, उस समय जब बड़े बैनरों से लीड रोल के ऑफर मिल रहे थे। सवाल बार बार उठता है, क्यों? क्या वह इस दुनिया से थक चुके थे? क्या वह खुद से जंग लड़ रहे थे, या वह किसी ऐसी भूमिका की तैयारी में थे जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं सका? यह कहानी सिर्फ अक्षय खन्ना के गायब होने की नहीं है। ये उन सवालों की दास्तान है जो कभी पूछे नहीं गए, उन जवाबों की जिनका कभी खुलासा नहीं हुआ, और उन रहस्यों की जो आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने उस दिन थे जब अक्षय खन्ना कैमरे के सामने से उठे, खामोशी से चले गए और पूरे 5 साल तक लौट कर नहीं आए। लेकिन सवाल यही है कि कोई इंसान पूरे 5 साल तक यूं ही क्यों गायब हो जाता है? क्यों कोई व्यक्ति जब उसका करियर सबसे नाजुक मोड़ पर होता है, खुद को और गहरी खामोशी में धकेल देता है? क्या यह हालात से भागना था, या फिर खुद को नए सिरे से समझने और गढ़ने की एक खामोश कोशिश? इसी उलझन को सुलझाने के लिए इस कहानी को समय की सीढ़ियों पर पीछे ले जाना जरूरी है, क्योंकि हर तारीख, हर फैसला और हर मोड़ हमें उस सच्चाई के और करीब ले जाता है जो अक्षय खन्ना के अचानक गायब होने और फिर दमदार वापसी की असली वजह बना। अब कहानी लौटती है उस दिन पर जब एक पिता ने अपने बेटे को बॉलीवुड की दुनिया से रूबरू कराया। वही लॉन्च जिसने इस पूरी कहानी की नींव भी रखी और कहीं न कहीं इसकी दिशा भी तय कर दी। कहानी का रुख जाता है 1975 की ओर। वही साल जब विनोद खन्ना, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री सेक्सी सन्यासी कहती थी, अपने करियर के शिखर पर खड़े थे। उनकी मुस्कान पर लाखों लोग फिदा थे। उसी साल उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, अक्षय खन्ना। परिवार में यह उम्मीद थी कि बेटा भी पिता जैसी ही करिश्माई शख्सियत लेकर बड़ा होगा, लेकिन किस्मत ने अक्षय के लिए बिल्कुल अलग रास्ता लिखा था। बचपन से ही वह एक बात बिना झिझक दोहराते थे, मैं एक्टर बनूंगा, चाहे जो हो जाए। असली टकराव तब शुरू हुआ जब 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के सामने एक्टिंग की ख्वाहिश रखी। विनोद खन्ना खुश नहीं हुए। शायद वह जानते थे कि यह इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार है, भीतर से उतनी ही बेरहम। लेकिन बेटे की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। फिर आया 1997, वह साल जब अक्षय खन्ना को वैसा लॉन्च मिला जैसा बहुत कम लोगों के हिस्से आता है, हिमालय पुत्र। यह फिल्म पूरी तरह विनोद खन्ना के भरोसे टिकी थी। कहानी से लेकर संगीत और कास्ट तक हर जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाली, सिर्फ इसलिए ताकि बेटे की शुरुआत यादगार बन सके। लेकिन यह शुरुआत धमाके की बजाय धुएं में बदल गई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर भी किस्मत ने उसी साल एक और दरवाजा खोला, बॉर्डर। भले ही यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन अक्षय खन्ना की सादगी और ईमानदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। लोगों को लगा कि यह लड़का कुछ अलग है, एक नया सॉफ्ट रोमांटिक हीरो उभरता दिखा। ऐसा लगा मानो रास्ता साफ हो गया हो। लेकिन जो रास्ता साफ दिखता है वह हमेशा आसान नहीं होता।
आने वाले सालों में अक्षय खन्ना ने यह सच्चाई करीब से देखी। 1997 से 1999 के बीच उन्होंने मोहब्बत, डोली सजा के रखना, लावारिस जैसी कई रोमांटिक फिल्में की। शुरुआत में मिला स्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। यही बॉलीवुड की सच्चाई है। यहाँ स्टार किड्स को मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन दर्शक बिना टैलेंट किसी को नहीं अपनाते। अक्षय खन्ना डूबते नजर आ रहे थे। तभी आया 1999 और फिल्म ताल। ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री, मासूम सा रोमांस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया। लगा कि कहानी अब करवट लेने वाली है। अचानक माहौल बदला और सबको एहसास हुआ कि यह लड़का कहीं खोया नहीं है। ताल अक्षय खन्ना के करियर की पहली बड़ी हिट साबित हुई। एक नई उम्मीद जगी, लेकिन असली करवट अभी बाकी थी। फिर साल 2001 आया और एक नया नाम चर्चा में उभरा, फरहान अख्तर। एक फिल्म सामने आई, दिल चाहता है। 3 दोस्त, 3 जिंदगियां और 3 अलग अलग रास्ते। लेकिन इन सब के बीच एक किरदार ऐसा था जो दिल में सबसे गहराई तक उतर गया, सिड। ये किरदार अक्षय खन्ना ने सिर्फ निभाया नहीं, उन्होंने उसे जिया। पहली बार दर्शकों को महसूस हुआ कि यह लड़का सिर्फ हीरो बनने के लिए नहीं आया है। यह एक संवेदनशील, गहराई से सोचने वाला एक्टर है। ऐसा कलाकार जो भावनाओं की परतों को समझता है, खामोशी की भाषा पढ़ता है और दर्द को बिना बोले स्क्रीन तक पहुंचा देता है। इस रोल ने यह साफ कर दिया कि अक्षय खन्ना को सिर्फ रोमांटिक या चॉकलेटी हीरो के खांचे में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन हर कामयाबी अपने साथ एक साया लेकर आती है। सवाल उठने लगा, क्या अगली फिल्म भी इतनी ही असरदार होगी? और अक्षय के मामले में यह डर सच साबित हुआ। इसके बाद 2003 से 2004 के बीच प्रियदर्शन की 2 फिल्में आईं, हंगामा और हलचल। उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि दर्शक हंसते हंसते ताली बजाने पर मजबूर हो गए। उनकी मुस्कान इतनी सहज थी कि स्क्रीन की सीमा टूटती हुई महसूस होती थी। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वह हर जॉनर में खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन जो बाहर चमक रहा था, उसके पीछे भीतर ही भीतर एक तूफान आकार ले रहा था। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। साल 2005 के आसपास इंडस्ट्री ने एक बदलाव नोटिस करना शुरू किया। अक्षय के बाल झड़ने लगे थे, हेयर लाइन पीछे खिसक रही थी, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, मजाक बनने लगे। कैमरे के सामने उनकी आंखों में एक अनकहा डर झलकने लगा। उस दौर में मेनस्ट्रीम या रोमांटिक हीरो के लिए बाल्डनेस को लगभग करियर का आखिरी पड़ाव माना जाता था। खुद अक्षय खन्ना ने कहा था, मेरे लिए यह ऐसा था जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छीन ली जाए। धीरे धीरे ऑन स्क्रीन आत्मविश्वास दरकने लगा, ऑफ स्क्रीन वह और ज्यादा खामोश होते चले गए। इंडस्ट्री ने भी उन्हें धीरे धीरे साइड रोल्स की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। गिरावट कभी अकेली नहीं आती। इसके बाद गलत स्क्रिप्ट्स, मिसमैच प्रोजेक्ट्स और फ्लॉप फिल्मों की एक लंबी कतार लग गई। फिर एक दिन साल 2012 आया और अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। ये गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी कि अंदर कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। लेकिन आखिर क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनके गायब होने की वजहों की पड़ताल करनी होगी, क्योंकि अलग अलग समय पर खुद अक्षय ने 2 अलग बातें कही। एक बार कहा सीरियस पर्सनल रीजन, दूसरी बार कहा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। 2 बयान, 2 कहानियां। लेकिन सच क्या था? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि अक्षय खन्ना ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, उनके निजी संघर्ष क्या थे और कौन से सबूत इस रहस्य की ओर इशारा करते हैं। अक्षय खन्ना का अचानक गायब होना किसी एक वजह में सिमटा नहीं था। यह एक परत की कहानी नहीं थी, ये कई परतों से बनी एक पहेली थी जिसमें हर सच्चाई एक अलग दिशा दिखाती है। कैमरे के सामने शांत दिखने वाला यह चेहरा असल जिंदगी में एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहा था, चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर उंगली उठाए। और इस इन्वेस्टिगेशन का पहला सुराग शुरू होता है उनके बालों से। हेयर फॉल सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इस कहानी में यही सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। लेकिन 2000 से 2010 के बीच का बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जहां हीरो का चेहरा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान माना जाता था। रोमांटिक लीड के लिए जवानी और फ्रेशनेस ही पहला हथियार होती थी। ऐसे माहौल में जैसे जैसे अक्षय खन्ना की हेयर लाइन पीछे खिसकती गई, हर नई फिल्म के साथ उन्हें यह एहसास दिलाया जाने लगा कि वह अब हीरो मटेरियल की उस तय परिभाषा में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ लुक्स में आया बदलाव नहीं था, ये भीतर बैठी उस आवाज को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था जो कभी उनके आत्मविश्वास की ताकत हुआ करती थी। खुद अक्षय ने एक बार कहा था, मैं आईने में खुद को देखता था और मुझे लगता था कि मैं वही इंसान नहीं रहा। ये वाक्य किसी सामान्य शिकायत जैसा नहीं था, बल्कि उनकी मानसिक हालत की एक झलक था। यहाँ सवाल उठता है, क्या यही असुरक्षा उनके अचानक गायब होने की सबसे बड़ी वजह बनी? संभव है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके नीचे एक और परत थी, गलत फिल्म चयन और लगातार मिलती नाकामियां। शानदार कॉमिक टाइमिंग, गहरी इंटेंस एक्टिंग और मजबूत ड्रामेटिक समझ होने के बावजूद अक्षय खन्ना को वैसी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थीं जो उनके टैलेंट के स्तर को जस्टिफाई कर सकें। हंगामा जैसी फिल्मों ने उनकी एक कॉमिक छवि जरूर गढ़ दी, लेकिन उसके बाद आई फिल्में 36 चाइना टाउन, मेरा बाप पहले आप, शॉर्टकट, नो प्रॉब्लम, गली गली चोर है। इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी सफलता का श्रेय सीधे अक्षय के खाते में डाला जाए। वह लगातार काम कर रहे थे, मगर अंदर ही अंदर खुद को खाली महसूस करने लगे थे।
इंडस्ट्री यह मानती थी कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन कोई भी फिल्म यह साबित नहीं कर पा रही थी कि अक्षय खन्ना एक जरूरी अभिनेता हैं। और जिस दिन किसी कलाकार को यह महसूस होने लगे कि उसकी जगह आसानी से कोई और ले सकता है, उसी दिन उसके भीतर का जुनून टूटने लगता है। यही वह समय था जब मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें सामने आने लगीं। कहा जाने लगा कि अक्षय सेट पर देर से आते हैं, कभी कभी अचानक शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, उनका मूड अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने कभी इन आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बॉलीवुड ने चुपचाप अपना फैसला सुना दिया। अच्छे रोल धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सुराग सामने आता है। साल 2007, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो अक्षय खन्ना की जिंदगी की दिशा बदल सकती थी, तारे जमीन पर। फिल्म के निर्देशक आमोल गुप्ते ने खुद यह बताया था कि इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अक्षय खन्ना थे। एक ऐसा रोल जहां चेहरे की चमक या स्टारडम से ज्यादा इंसान की संवेदना मायने रखती थी। और शायद यही वह मोड़ था जहां किस्मत और हालात एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए थे। एक ऐसा किरदार जिसमें सिर्फ अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता की जरूरत थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यह स्क्रिप्ट अक्षय तक पहुंच ही नहीं पाई, या यूं कहें कि पहुंचने ही नहीं दी गई। खुद आमिर खान कहते हैं कि आमोल गुप्ते चाहते थे कि अक्षय इसे निभाए, लेकिन स्क्रिप्ट आमिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खुद करने का फैसला लिया। और यहीं से यह फिल्म अक्षय के करियर की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। तारे जमीन पर ने आमिर खान के करियर की दिशा बदल दी, लेकिन अक्षय खन्ना के करियर को स्थिर करने का अवसर बिना प्राप्त हुए ही हाथ से निकल गया। इस समय उनके सामने 3 स्पष्ट परतें थीं। पहली, बाल झड़ना, दूसरी, गलत फिल्में, तीसरी, करियर बदलने वाले मौके का खो जाना। लेकिन चौथी और सबसे गहरी परत अभी भी छुपी हुई थी, अकेलापन। अक्षय कभी लाइमलाइट पसंद नहीं करते थे, न सोशल मीडिया में, न पार्टियों में, और अक्सर इंटरव्यू देने से भी दूर रहते थे। भीड़ में रहकर भी वह खुद को खोया हुआ महसूस करते थे, लेकिन असल में अकेले होने से डरते भी थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं ऐसा इंसान हूं जिसे अपना दिमाग समझने में भी समय लगता है। यानी उनके अंदर कई अनकही लड़ाइयां चल रही थीं। एक और वह वर्कहॉलिक थे, दूसरी ओर कहते थे कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, इसलिए ब्रेक लिया। ये 2 बातें साथ में बैठती नहीं थीं। तो असली वजह क्या थी? क्या वह टूट चुके थे? क्या उन्हें इंडस्ट्री से दूरी चाहिए थी? क्या उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी? या वे किसी निजी समस्या से जूझ रहे थे जिसे दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं समझा? इन सभी सवालों ने उनके गायब होने को एक रहस्य बना दिया। अक्षय खन्ना 2012 में अचानक गायब हो गए। इंटरव्यू देना बंद, पब्लिक जीवन बंद, फिल्में बंद, और सबसे ज्यादा लोग पूछना बंद। ये गायब होना इतना सरल नहीं था, क्योंकि 5 साल बाद जब वे लौटे तो एक सवाल अचानक सामने आ गया, अक्षय आप इन 5 सालों में कहां थे? और उनके जवाब ने इस इन्वेस्टिगेशन को और जटिल बना दिया। इंटरव्यू 1, सीरियस पर्सनल रीजन। इंटरव्यू 2, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। 2 अलग दावे, 2 अलग कहानी, लेकिन सच का आखिरी टुकड़ा अब भी बाकी था। अब समय आ गया है उस हिस्से का जहां अक्षय धीरे धीरे दोबारा उभरते हैं, न फिल्मों की वजह से, न सोशल मीडिया की वजह से, बल्कि उस शक्ति की वजह से जिसे उन्होंने कभी खोया ही नहीं था, अभिनय। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां गायब होने के बाद अक्षय खन्ना पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और वह एंट्री सिर्फ उनके कमबैक की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक झटका भी थी। 2012 में गायब हुए अक्षय 5 साल बाद यानी 2016 में वापस आए। वापसी ऐसी थी कि पूरे बॉलीवुड को हैरानी में डाल दिया। वरुण धवन और जॉन अब्राहम जैसी मेनस्ट्रीम हीरो की फिल्म डिशूम में उनका छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली, इंटेंस और कूल किरदार अचानक स्क्रीन पर प्रकट हुआ। माथे पर हल्की झुर्रियां, चुभती हुई नजरें और वह शांत चेहरा जो किसी भी पल तूफान ला सकता था। दर्शक थिएटर से निकलते हुए पूछ रहे थे, 1 मिनट, ये अक्षय खन्ना थे? इतने साल कहां थे? इतना मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, ये वापसी क्यों इतनी देर से हुई? लेकिन अक्षय ने इन सवालों का जवाब अधूरा ही छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना कहा, सीरियस पर्सनल रीजन था, इसलिए ब्रेक लिया। ये ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कहानी का केवल आधा हिस्सा सुनाया हो, क्योंकि चेहरे पर जो ठहराव था वह ब्रेक लेने वाले का नहीं, बल्कि जंग जीतकर वापस आने वाले इंसान का था। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो अक्षय के पहले करियर से बिल्कुल अलग था। अब वह रोमांटिक हीरो नहीं थे, न ही कॉमिक किरदार, बल्कि एक ऐसा अभिनेता बन चुके थे जो हर भूमिका में गहराई और प्रभाव ला सकते थे। अक्षय खन्ना अब ऐसे जटिल, डार्क और इंटेंस किरदारों के मास्टर बनकर लौटे थे जिनमें ग्रे शेड्स और गहरी परतें थीं। 2017 में मॉम उनके करियर का ऐसा मोड़ था जहां उनकी प्रतिभा चुपचाप आग की तरह फैल रही थी। श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे शानदार कलाकारों के सामने भी अक्षय का शांत, तेज और सटीक अभिनय दर्शकों को बता रहा था कि वह पूरी तरह लौट चुके हैं और पहले से कहीं ज्यादा तैयार होकर। उनकी बार्डनेस अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई थी और उनकी आंखों की गहराई डर नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन गई थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो पहले कभी कभी छुप जाती थी, अब हर फ्रेम में हावी हो रही थी। मॉम ने साफ संदेश दिया, अक्षय खन्ना अब सिर्फ लीड नहीं बल्कि फिल्म को लीड करने वाले कलाकार बन चुके हैं। ये फिल्म एक रहस्य और सस्पेंस थ्रिलर भी थी। 2 संदिग्ध और बीच में अक्षय खन्ना, उनका अंदाज, उनकी चुप्पी, हर सवाल ऐसा था जैसे दर्शक खुद केस में फंस गए हों।
इस फिल्म ने अक्षय को एक नया नाम दे दिया, न्यू एज नवाजुद्दीन। लोग कहने लगे ये कलाकार हीरो भी बन सकता है, विलेन भी, और दोनों को पूरी ताकत से अपने प्रभाव में ले सकता है। 2019 में सेक्शन 375 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये कोई सामान्य फिल्म नहीं थी, बल्कि अभिनय की क्लास थी। कोर्टरूम में खड़े अक्षय खन्ना ने दर्शकों को ऐसा अनुभव कराया जैसे जज की तरह अभिनय का मूल्यांकन कर रहे हों। उनके मोनोलॉग, दलीलें और आंखों का बदलता रंग दर्शक को स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देता। लोग थिएटर से बाहर आते हुए कहते थे, अक्षय को हमेशा सही फिल्मों में मौका नहीं मिला, वरना वह आज भारत के सबसे बड़े एक्टर होते। सेक्शन 375 ने उनके अभिनय की नई छवि दी, इंटेंस जीनियस, डार्क एथलीट ऑफ एक्टिंग और डू मैन ऑफ मिस्टीरियस चार्म। 2022 में दृश्यम 2 में जब अजय देवगन की विशाल फैन फॉलोइंग और तब्बू की शानदार परफॉर्मेंस के बीच अक्षय खन्ना शांत होकर स्क्रीन पर आए, बाल पीछे, सूट पहने, हाथ में फाइल लिए। उनके आते ही हर कैरेक्टर को बैकफुट पर कर दिया। दर्शकों ने महसूस किया ये शायद बॉलीवुड का सबसे कम बोला गया लेकिन सबसे बड़ा ऑरा वाला अभिनेता है। इंडस्ट्री में नया शब्द बन गया, खन्ना ऑरा। छावा और धुरंधर में अक्षय ने अपनी कला का असली प्रदर्शन किया। छावा में अक्षय ने औरंगजेब का किरदार निभाया, इतना शांत, खतरनाक और तीखा कि दर्शक थिएटर में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, यह अभिनेता खतरनाक अभिनय करता है। फिर धुरंधर में ब्लैक अटायर में उनका नाचते हुए विलेन का रूप इतना प्रभावशाली कि रणवीर सिंह जैसे हाई एनर्जी स्टार भी फीके लगने लगे। दर्शकों ने माना अक्षय खन्ना का असली पीक अब आया है। यह इंडस्ट्री का सबसे अंडररेटेड हीरो साबित हुआ और अब जाकर बॉलीवुड ने उसे पहचानना शुरू किया। इन सारी घटनाओं, टाइमलाइन और इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर एक ही सच सामने आता है, अक्षय खन्ना ने अपने अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में फिर से वह स्थान हासिल किया जो हमेशा उनके हक का था। अक्षय खन्ना का गायब होना उनकी कमजोरी नहीं था, बल्कि यह उनका आत्मसुधार और रिब्यूट था। एक ऐसा रिब्यूट जिसे उन्होंने पूरी तरह अकेले किया, बिना मीडिया, बिना कोई बयान, बिना किसी बाहरी सहारे। उनका यह ब्रेक दर्द या निराशा से नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने और तैयार करने की प्रक्रिया थी। कुछ लोग छुट्टी के लिए ब्रेक लेते हैं, कुछ लोग मानसिक शांति के लिए, लेकिन अक्षय ने यह ब्रेक लिया खुद को फिर से पहचानने और मजबूती देने के लिए। इसलिए जब वह लौटे तो वही इंसान नहीं थे जो गए थे। उनकी वापसी खतरनाक, शांत और तेज थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, हर प्रतिभा को सही समय पर पहचान मिलना जरूरी नहीं, लेकिन देर से मिला सम्मान अधिक स्थायी और मजबूत होता है। दूसरा, करियर में गिरावट अंत नहीं बल्कि नए अवसर और दिशा की शुरुआत हो सकती है। तीसरा, एक कलाकार का सबसे बड़ा विरोधी दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर का डर और असुरक्षा होती है। चौथा, सबसे प्रभावशाली कमबैक तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को भीतर से बदलकर लौटता है। अक्षय खन्ना की यह कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें कभी कम आंका गया, कभी नजरअंदाज किया गया और कभी गलत समझा गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज अक्षय खन्ना सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संदेश बन चुके हैं। यदि आपके अंदर जुनून और आग है तो एक दिन दुनिया उसी आग की रोशनी में आपको पहचानने आएगी। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि अक्षय खन्ना का असली पीक अब आया है या आने वाले वर्षों में वह हमें और बड़े सरप्राइज देने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस कहानी में जिन बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जैसे अक्षय खन्ना के लंबे ब्रेक के पीछे मानसिक संघर्ष, अकेलापन, आत्मविश्वास टूटना, खुद को दोबारा खोजने की प्रक्रिया या यह दावा कि उनका गायब होना एक योजनाबद्ध आत्म रिब्यूट था, इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि अक्षय खन्ना या उनके परिवार द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है। इसलिए इस कहानी में शामिल कुछ निष्कर्ष तथ्य नहीं बल्कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखे जाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें और जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही हमारी ताकत है और इसी से हम आपको और भी सच्ची, रोचक और अनकही कहानियां ला सकते हैं। हर सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए एक नई ऊर्जा है और यह हमें प्रेरित करता है कि हम और भी कंटेंट लेकर आए जो आपको सोचने पर मजबूर करे और आपको एंटरटेन भी करे। तो देर किस बात की, अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।